Welcome to Let's Learn with Sonia. Here we are doing class 7 science. In the previous videos, we have completed our 6 chapters. Now the turn of chapter 7, that is transportation in animals and plants. सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब एनिमल और प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे होता है, चलो पढ़ते हैं। नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की नीड ही क्या है एनिमल और प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू डिलीवर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स। अभी हमने पिछले चैप्टर में ही बात करी थी, सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। अब वो उसके पास डिलीवर होने बहुत ज़रूरी हैं और वो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अगर सेल अच्छे से अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी तभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा और तभी कोई सेल जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, अब कोई भी सेल कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है और वो भी बॉडी से रिमूव होगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही। सबसे पहले पढ़ेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है जो कहाँ पे फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स को आप ब्लड ट्यूब भी बोल सकते हो, ब्लड पाइप्स भी बोल सकते हो, जिनमें से ब्लड जो है फ्लो करेगा। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमने डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा तो देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारा डाइजेशन हो जाता है। अब वो डाइजेस्टेड फूड हर एक सेल्स के पास कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ब्लड ही क्या करेगा, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको भी बॉडी से बाहर रिमूव कराने में कौन हेल्प करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कौन पहुंचाता है? ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में दो मेन कंपोनेंट हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कोरपसल्स। ब्लड कोरपसल्स में भी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। पहला है आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड सेल, दूसरा है डब्ल्यूबीसी दैट इज़ वाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट्स। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड में जो प्लाज्मा है वो भी एक फ्लूइड है जिसमें अलग अलग सेल्स जो हैं सस्पेंडेड रहती हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, अगर ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को माइनस कर दें तो जो बच गया वो प्लाज्मा ही होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ये ब्लड का। अब है आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इट कंटेन रेड पिगमेंट कोल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है? रेड ब्लड, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और जो ब्लड का रेड कलर होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। फिर है इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ब्लड के थ्रू, अब क्या करती है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है और वही उसको ट्रांसपोर्ट कराता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब है वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर्स आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनके अगेंस्ट फाइट कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। एक तरह से डिफेंडर का काम करता है, ये हमें डिफेंड करता है, जर्म्स से बचाता है। फिर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हैं? व्हेन वी गोट इंजर्ड then blood comes out from the injured part, then after some time bleeding stopped and a dark red clot seems at that area. This clot is formed due to platelets. अभी आपने देखा होगा कई बार हमें चोट लग जाती है और उस चोट वाले पार्ट से कई बार ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लड थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद हो जाता है। उसकी जगह पे एक रेड क्लोट जम जाता है वहाँ पे, ठीक है। वो किसके कारण बनता है? वो प्लेटलेट्स ही बनाती हैं ताकि हमारी बॉडी से जो है ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। अब है ब्लड वेसल। अभी हमने पीछे बात करी थी, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, और ब्लड वेसल्स जो हमारी दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब है आर्टरीज। आर्टरी क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब क्या है? लंग्स
से क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी। वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट से कहाँ पे जाना है, सभी बॉडी पार्ट्स के पास। उसको कौन लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी। अब आर्टरीज के पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। अब ट्रांसपोर्ट कर देंगे इसको सभी बॉडी पार्ट्स के पास। ब्लड फ्लो रैपिडली विद हाई प्रेशर। और जो आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। सो आर्टरीज हैव थिक वॉल। और किसी भी वॉल ट्यूब में अगर हाई प्रेशर है तो उसकी सिंपल सी बात है, थिक वॉल होंगी, मोटी वॉल होंगी, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा है और वो फट सकती है अगर उसकी वॉल अगर थिन हुई तो। ऑल आर्टरीज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी दैट हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखना, सभी आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसको बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। अब है वेन्स। वेन क्या करती हैं, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज ने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन के पास पहुंचा दिया। अब वहाँ पे एक्सचेंज होगा, वहाँ से क्या निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट CO2, उसको वेन कैरी कर लेंगी और सभी बॉडी पार्ट से, और ट्रांसपोर्ट कर देंगी बैक टू हार्ट। हार्ट के पास बैक पहुँचा देंगी वो, और वो किसके पास पहुँचा देगा, लंग्स के पास। वेन्स क्या है, द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन की क्या होती है, थिन वॉल्स होती है, उसकी थिक थी, क्योंकि इनमें इतना प्रेशर होता नहीं है। देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स। वेन के अंदर वॉल प्रेजेंट होती हैं, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स हार्ट। जो वॉल बहुत ज़रूरी है, ये क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि जो ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट के पास चला जाए, वापस बैक फ्लो ना हो। ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। सभी के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन एक ऐसी वेन है पुल्मोनरी वेन जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब इसको इसके थ्रू समझो। सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था पीछे, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स में। लंग्स जो है ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू किसके पास पहुँचा देगा, हार्ट के पास। हार्ट से कहाँ पे जाएगा वो, आर्टरी के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स के पास, और वहाँ से कौन ले लेगा उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स। वेन्स कहाँ पहुँचा देंगे उसको, वापस हार्ट के पास। हार्ट कहाँ पे पहुँचा देगा, वापस लंग्स के पास। अब देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। आपने महसूस भी किया होगा, कभी लेफ्ट साइड में हाथ लगा के देखा भी है, और नहीं देखा है तो लगा के देखो। जो है वहाँ से एक बीट की साउंड आती है, धक धक करता रहता है हमारा हार्ट। वो क्यों आ रही है, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। विच कैरीज द अदर सब्सटेंस विद इट। और सबको पता है ब्लड में क्या है, बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट जितना भी फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो ब्लड ही कैरी करता है। और उस ब्लड को हर एक सेल्स के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और उसको पहुंचाता है हमारा हार्ट, जो एज ए पंपिंग ऑर्गन काम करता है। अब है लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, और ये यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब हम बोलते हैं ना, जो हार्ट है वो सेंटर में है, सेंटर में नहीं होता, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है हार्ट हमारा। अब है हार्ट में, इट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट की 4 चैम्बर होते हैं। उससे पहले एक बार ये डायग्राम देखो। ऊपर क्या है, अरोटा, ये है पुल्मोनरी आर्टरी, फिर है पुल्मोनरी वेन जो कि अभी हमने पीछे पढ़ी है, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और बीच में क्या है, ये सेपरेटिंग हॉल्स। ये कैसे होती हैं, ये कह रहा है हार्ट जो है ना, हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। कैसे, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, जैसे ये हो गए 4 चैम्बर। यहाँ पे इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। द 2 अपर चैम्बर आर कोल्ड आर्टरिया। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं आर्टरिया, जैसे कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। फिर है द 2 लोअर चैम्बर आर कोल्ड वेंट्रिकल्स। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन 2 चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। अब देखो यहाँ पे ये चैम्बर है, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, यहाँ से भी समझ सकते हो। इनके बीच में एक
पार्टीशन होता है वो किस लिए होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। अब इसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है देखो, सबसे पहले किसके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आएगा, लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स से जो ब्लड है उसमें क्या है O2 यानी कि ऑक्सीजन, वो किसके पास पहुंचेगा भाई, पुलमोनरी वेन के पास। और पीछे बात करी थी जो वेन होते हैं उनके पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हमने एक्सेप्शन केस भी पढ़ा था कि एक ऐसी सिंगल वेन है पुलमोनरी वेन जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास। अब आ गया भाई यहाँ, ये पंप करेगा आगे। जैसे हमारे घरों में मोटर होती है ना पानी की, हर एक प्लेस पे जितने भी रूम्स हैं या जितने भी लगा लो जहाँ पे पानी की नीड है वहाँ पे पानी कौन पहुँचाता है, मोटर के थ्रू जाता है, वो पंप करती है उसको। ऐसे ही हमारा हार्ट भी काम करता है, जहाँ जहाँ पे नीड है ब्लड की उसको पंप करेगा। अब हार्ट के पास ब्लड आ गया भाई, अब कहाँ जाएगा वो, आर्टरी के पास। आर्टरी क्या करेंगी, हर एक ऑर्गन के पास पहुँचा देंगी। अब आर्टरी के बाद कहाँ पे गया, कैपिलरी टिश्यू के पास। कैपिलरी टिश्यू क्या होती हैं, जो आर्टरी थी मान लो ये हमने अभी पढ़ा था पीछे, थिक वॉल्स होती हैं, ये नीचे जाते जाते डिवाइड होती जाती हैं और लास्ट में तो ये बिल्कुल थिन वॉल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी या ब्लड कैपिलरी टिश्यू। अब इनसे क्या जाएगा, हर एक बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच गया, वहाँ से उन्होंने क्या लेना है, वहाँ पे एक काम और करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है जिसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कौन लेगा, वेन्स किसके पास पहुँचा देंगी भाई उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट के पास। हार्ट फिर से काम करेगा, कहाँ पे पहुँचाएगा उसको, पुलमोनरी आर्टरी के पास। पीछे एक्सेप्शन पड़ा था, पुलमोनरी आर्टरी सारा क्या ले के रखती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक ऐसी आर्टरी थी जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो थी हमारी पुलमोनरी आर्टरी। ये आर्टरी क्या करेगी, वापस से लंग्स के पास पहुंचा देगी और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक हम जिंदा है। हार्ट बीट करता रहता है, अपना काम करता रहता है नॉन स्टॉप। अब है हार्ट बीट। अभी पीछे हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, तो वो हार्ट बीट क्या है देखो, वॉल्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हार्ट की मसल वॉल होती है वो मसल्स की बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली। और ये मसल्स क्या, सबको पता है मसल्स क्या करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलैक्स। अब क्या होता है, वन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स प्लस वन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक वन रिलैक्सेशन मिलके क्या बनाते हैं, एक हार्ट बीट बनाते हैं हमारी, ठीक है। डॉक्टर फील्स हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए स्टेथोस्कोप। अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लगा के हमारी हार्ट बीट चेक करता है डॉक्टर, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इट एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, सेंस करता है हार्ट बीट को और उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे ईयर पीस के पास में पहुँचा देता है और डॉक्टर उसको काउंट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम। इसके पास क्या होता है, ये एक चेस्ट पीस होता है, जो देखा भी होगा आपने, डॉक्टर जो है हमारी चेस्ट के ऊपर ऐसे लगा के देखता है। 2 ईयर पीस, यहाँ पे 2 ईयर पीस हैं जिनको डॉक्टर अपने कान में डाल लेता है। एंड ए ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, और यहाँ पे ये ट्यूब है जिसको ज्वाइन करके रखती है। ये स्टेथोस्कोप है, सबने देखा होगा। ये हमारी हार्ट बीट को काउंट करने के लिए डॉक्टर जो है इसका यूज़ करता है। अब है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर टाइम। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट किया है उसने, वो होता है हमारा पल्स रेट। नॉर्मल जो रेट होता है पल्स रेट का वो होता है 60 एंड 100 मिनट पर टाइम। 1 मिनट में 60 बार या 100 बार। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। पीछे हमने पढ़ लिया कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो सभी सेल्स के पास हमने पहुंचा दिए ब्लड के थ्रू। अब वहाँ से हमने वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करना है और उसको एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी से। वो किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक है। अब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूराइनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। अब सबसे पहले देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि एक पेयर तो किडनी का होता है भाई, और एक पेयर किसका होता है, यूरेटर्स का, जो ये किडनी से कनेक्टेड है ये ट्यूब। फिर आता है नीचे यूराइनरी ब्लैडर और लास्ट में है यूरेथ्रा। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं देखो। When the blood reaches the 2 kidney, it contain both useful and harmful substance। देखो एक बारी में जितना भी ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सारा का सारा किडनी से पास होता है अपनी साइकिल में, और उसके पास ब्लड के पास दोनों चीज़ें हैं, यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अब ये क्या करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो
जो है हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वापस से एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचा दिया जाता है। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो वाटर में डिजोल्व होके एज यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। कैसे? किडनी में क्या हुआ, जितना भी वेस्ट मटेरियल था जिसको यूरिन बोलते हैं वो कहाँ पे पहुँच गया, यूरेटर के पास। यूरेटर से कहाँ जाएगा वो, यूराइनरी ब्लैडर में, यहाँ फिर जाएगा वो यूरेथ्रा में, यहाँ पे यूरेथ्रा ओपनिंग, इससे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब है एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। जो नॉर्मल रेंज है यूरिन को, जितना टोटल यूरिन पास करता है एक ह्यूमन, वो 24 घंटे में 1 लीटर से 1.8 लीटर तक यूरिन को पास करता है। ठीक है। यूरिन कंसिस्ट, अब यूरिन में क्या क्या होता है भाई, 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब ये तो बात होगी ह्यूमन की। जो फिशेस हैं वो भी एक्सक्रीट आउट करती हैं, वो क्या किस फॉर्म में करती हैं, अमोनिया की फॉर्म में। और बर्ड्स, लिजार्ड और स्नेक्स में कैसे होता है, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। ये होता है इनका वेस्ट प्रोडक्ट। फिशेस का होता है अमोनिया और हमारा होता है यूरिन। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब है डायलिसिस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। समटाइम्स ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी किडनी स्टॉप्स वर्किंग। कई बारी इन्फेक्शन, किसी बीमारी के कारण लगा लो, या इंजरी के कारण हमारी जो ये किडनी है वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसको हम किडनी फेलियर भी बोलते हैं कि भाई किडनी फेल हो गई। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन ब्लड। अब देखो, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम ने ही काम करना बंद कर दिया तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही डेंजर की चीज़ है कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। इससे ये लगा लो मर भी सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो डेथ ही होती है। द ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। अब क्या करते हैं, इस ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, जिसको भी ये किडनी की दिक्कत है, वो एक मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर करके वापस से उस पर्सन में वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है ये। इसी प्रोसेस को जो बोलते हैं हम डायलिसिस, जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को फिल्टर करके, क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रही है, वापस से उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अभी हमने ह्यूमंस में पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अभी प्लांट्स में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अभी अगर हम प्लांट का सिंपली स्ट्रक्चर देखें तो स्टेम होती है, रूट होते हैं, रूट में रूट हेयर्स होते हैं जिसको रूट सिस्टम बोलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट को, ऊपर वाले को शूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लीव्स आती हैं, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। ठीक है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल्स। रूट क्या करती है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सोइल से मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। रूट हैव रूट हेयर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे रूट के पास रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा इन रूट हेयर्स के थ्रू, रूट के थ्रू, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होएगा प्लांट के अंदर। अभी इसने ये एब्जॉर्ब तो कर लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट और वाटर, अब इसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना। जैसे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट हो रहा था ब्लड कुछ जैसे आर्टरी के थ्रू, वेन के थ्रू, ऐसे ही इसमें भी होता है वस्कुलर टिश्यू के थ्रू। और वो वस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है, जाइलम क्या करेगा, एक ऐसा वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट को फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट को ऊपर हर एक पार्ट्स के पास कौन पहुंचाएगा, जाइलम। और दूसरा है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स। सबको पता है किचन क्या है प्लांट की, जहाँ पे खाना बनता है, लीफ। अब लीफ में खाना बन गया, अब लीफ को थोड़ी चाहिए, हर एक चीज़ को चाहिए, पूरी स्टेम को चाहिए, फ्लावर को चाहिए, रूट को चाहिए। अब कौन ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, फ्लोएम। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम। और पानी को और न्यूट्रिएंट्स को जितने भी सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और वाटर को सोइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। लेकिन जितना उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया वो सारा उनके लिए, वो सारे को यूटिलाइज नहीं करते।
द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब क्या होता है, जितना भी वो पानी बच गया जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो उसको बाहर छोड़ देते हैं। किसके थ्रू? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। और कहाँ से पास होगा वो सबको पता है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। उसी के थ्रू जितना भी ये नॉन यूटिलाइज वाटर था वो बाहर छोड़ दिया जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल। अब जो ये इवेपोरेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट के लिए। ये एक सक्शन पुल जनरेट करता है। इसको कैसे समझोगे? जैसे हम स्ट्रो से कई बारी जूस वगैरह पीते हैं तो आप उसको ऊपर खींचते हो, ठीक है, खींचते हो तो नीचे से और मटेरियल ऊपर आता है। सेम ऐसे ही होता है, जैसे ही ट्रांसपीरेशन होता है वाटर का लॉस होता है, ऐसे ही एक सक्शन पुल जनरेट होता है जो वाटर को बहुत हाइट तक पहुंचाता है। बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं ना, वहाँ तक पानी कैसे पहुंचेगा? इस सक्शन पुल के थ्रू ही पहुंचता है। ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट को कूल भी रखता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे घर में मटके होते हैं मिट्टी के, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स के थ्रू क्या होता है? वाटर इवेपोरेट होता रहता है। जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही वो मटका उसी के थ्रू, उसी से जो है वो कूल रहता है, पानी उसमें ठंडा रहता है। हमारी बॉडी भी जो है, हमारी बॉडी से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है स्किन से, जैसे पसीना होता है, वो भी कूलिंग होती है ना। जब भी पसीना आ रखा और हवा चल रही हो, जैसे ही वो इवेपोरेट होगा हमें ठंड महसूस होगी।